गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हो बच्चों आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आपका पॉपुलेशन यानी कि समष्टियाँ। ठीक है, समझ गए। समष्टियाँ मतलब पॉपुलेशन यानी कि एक ही जैसे जीवों के समुदाय को हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। ठीक है, अगर एक होगा तो उसको जीव कहेंगे, उसी के जैसे अन्य जीव होंगे तो और उसको हम क्या कहेंगे? समष्टियाँ या पॉपुलेशन। बताया था पिछले लेक्चर में आपको। तो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में किसी नियत समय पर ठीक है, कोई भी एक भौगोलिक क्षेत्र ले लेंगे हमें, किसी भी नियत समय पर निवास करने वाली एक प्रजाति के जीवधारियों की संख्या उस जीव की पॉपुलेशन कहलाती है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में यानी कि कोई भी भौगोलिक क्षेत्र हो सकता है, ठीक है, किसी नियत समय पर, ठीक है, और एक ही प्रजाति के जीवधारियों की संख्या उस जीव की पॉपुलेशन कहलाती है। जैसे ह्यूमंस की है, गाय की है, भैंस की है, शेरों की है, तो कुछ भी हो सकती है वो। ठीक है, और किसी भी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में हम उसको ले सकते हैं। इसका अर्थ है कि कोई भी प्रजाति पृथ्वी पर विभिन्न समष्टियों के रूप में पाई जाती है, अर्थात समष्टि प्रजाति के अधीन एक ही प्रकार के जीवों की सहकारी इकाई है। ठीक है, एक ही जैसे जीव होंगे तो ही उसको हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन कहेंगे। किसी भी क्षेत्र की समष्टि स्थिर नहीं रहती है क्योंकि किसी भी नियत समय पर जीवों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। अतः किसी समष्टि के विवरण के क्या हैं? 3 बिंदुओं द्वारा उसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, कह रहा है कि कोई भी समष्टि है तो वहाँ पर क्या है? स्पीसीज़ है, कोई जाति, इंडिविजुअल मतलब एक ही पर्सन, ह्यूमन भी हो सकता है। अदर पॉपुलेशन मतलब इस इंडिविजुअल की जो क्या है यहाँ पे और ज़्यादा जो रिश्तेदार हैं वो क्या कहलाएंगे? इन सबको मिलके क्या कहेगी? समष्टि कहलाती है। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये जो समुदाय या हम पॉपुलेशन है ये हमेशा नियत नहीं रहता है, ये क्या होता है? घटते बढ़ते रहता है। किस वजह से? 3 बिंदु हैं कि किसी प्रजाति विशेष के जीवों की संख्या, दिया गया क्षेत्र या स्थान और नियत समय। ठीक है, तो इन वजह से ये क्या होती है? वेरिएशन इसमें होते रहता है। जैसा आपने देखा होगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस वक्त हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत कम थी। ठीक है, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब क्या हो गया? बहुत ज़्यादा हो गया। तो ठीक है, तो है तो हम ह्यूमन्स ही, और भारत जो देश है उसका जो क्षेत्रफल है वो भी उतना ही है जितना पहले था, लेकिन पॉपुलेशन रेट क्या है? दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है? बढ़ते ही जा रहा है। तो उसके लिए क्या है कि किसी प्रजाति विशेष के जीवों की संख्या, दिया गया क्षेत्र या स्थान कैसा है और नियत समय पर। जैसे इसमें उदाहरण दिया है आपका कि जैसे भारत के सन 1947 में 1947 में जनसंख्या या गिर वन में जो शेरों की संख्या थी वो 2015 थी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हो गई? शिकार की वजह से कम होती चली गई। फिर उनका क्या करा गया? संरक्षण करा गया, तो फिर वो क्या हो गई? बढ़ गई। इस तरीके से किसी भी दिए हुए समय या नियत समय पर और दिए गए क्षेत्र में कोई भी प्रजाति क्या हो सकती है? घट या बढ़ सकती है। ये वहाँ पर के रहने के वातावरण पर क्या करता है, या वहाँ पर के क्षेत्र पर क्या करता है? निर्भर करता है। जैसे पहला इसमें है आपका समष्टि गुण। तो समष्टि गुण क्या हो गया? देखिए, प्रकृति में जीव प्रायः एकाकी जीवन व्यतीत नहीं करते हैं, आप सबको पता है। उनमें अधिकांश स्पष्ट सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में रहकर संसाधनों का क्या करते हैं? साझा करते हैं। जिस भी पर्यावरण में रहेंगे वो क्या करते हैं? आपस में मिलजुल कर रहते हैं, और वहाँ पर जो अजैविक घटक हैं, संसाधन हैं जो भी पृथ्वी पर, उनको यूज़ कर अपनी पॉपुलेशन को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं जनन के द्वारा। आपस में प्रजनन का अर्थ है कि लैंगिक प्रजनन, लेकिन पारिस्थितिकी अध्ययनों में अलैंगिक जनन के फलस्वरूप बने जीवों की समष्टि को भी समष्टि माना जाता है। यह सही है कि परिवर्तित पर्यावरण का सामना व्यष्टि या एकाकी जीव ही करता है, लेकिन प्राकृतिक वर्ण समष्टि के स्तर पर ही संचालित होकर वांछित गुणों का विकास कार्य करते हैं, जिसको हम समष्टि पारिस्थितिकी या पॉपुलेशन इकोलॉजी कहते हैं।
तो कह रहा है कि अलैंगिक जनन में भी पॉपुलेशन ग्रोथ होती है और लैंगिक जनन में भी होती है, दोनों को ही हम क्या मानेंगे, समष्टि का गुण मानेंगे। जहाँ पर भी जनन के द्वारा पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रही है तो उसको हम क्या मानते हैं, समष्टि का गुण मानते हैं। और इस पॉपुलेशन के घटने बढ़ने का जो अध्ययन हम करते हैं उसको बोलते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। ठीक है। एक समष्टि में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो एकाकी जीव में नहीं पाए जाते, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, लिंग अनुपात, आयु वितरण, समष्टि आकार व समष्टि घनत्व आदि। ठीक है। तो एकाकी जीव होगा तो वो जनन करने में ही सक्षम नहीं होगा, रह भी नहीं पाएगा, तो इसलिए क्या करता है, उसको समूह बनाने की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो पहला इसमें है जन्म दर व मृत्यु दर। तो आपने देखा होगा, एसएसटी में भी पढ़ा होगा, क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर को हम क्या करते हैं, किसी भी जीव के परिप्रेक्ष्य में निकाल सकते हैं। जैसे एकाकी जीव के संदर्भ में जन्म व मृत्यु का प्रयोग किया जाता है, लेकिन समष्टि में जन्म दर मृत्यु दर होती है। समष्टि में इन्हें क्रमशः प्रति व्यक्ति दर व मृत्यु दर के रूप में देखा जाता है। इसलिए दर को समष्टि के सदस्यों की संख्या में परिवर्तन, मतलब परिवर्तन कैसा, कमी भी हो सकती है, वृद्धि के तौर पर भी क्या किया जा सकता है, प्रकट किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए पिछले 1 वर्ष में तालाब में कमल के जो पेड़ थे उनकी संख्या 20 हो गई, 20 थी। ठीक है। लेकिन अगले ही साल क्या हुआ कि उसमें प्रजनन से 8 नए पेड़ों की वृद्धि हुई, तो टोटल संख्या कितनी हो गई, 20 पहले से थी और 8 नए आ गए, तो कितनी होगी बच्चों, 28 हो गई। ठीक है। अब हम इसका जन्म दर निकालेंगे तो क्या होगा, 8/20, यानी कि कितना हो गया, 0.4। ठीक है। तो इसकी जन्म दर कितनी होगी हमारी, 0.4 होगी। और मृत्यु दर निकालेंगे तो कैसे होगा, देखिए अब क्या कह रहा है, प्रयोगशाला में फल मक्खी की समष्टि में 40 मक्खियाँ थीं तथा दिए गए समय में माना 1 सप्ताह में इनमें 4 जो फल मक्खियाँ थी उनकी डेथ होगी। तो मृत्यु दर कैसे निकलेगी, 4/40, यानी कि कितनी आ जाएगी, 0.1। तो हम क्या कर सकते हैं, दिए गए समष्टि में उनके जो जीव हैं वहाँ पे जो पॉपुलेशन रह रही है उसमें क्या कर सकते हैं, जन्म दर भी निकाल सकते हैं, मृत्यु दर भी निकाल सकते हैं, यानी कि कितने जीव उसमें पहले कितने थे। ठीक है। जैसे सपोज कीजिए 100 थे, बढ़ गए 10 तो 110 हो गए। ठीक है। और अगर क्या होगी, 100 में से 10 जनों की मृत्यु होगी तो 90 क्या हो गए, बच गए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको वहाँ पर की जीवों की संख्या पहले से पता हो तो हम निश्चित दिए गए समय में जन्म दर और मृत्यु दर को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। फिर है आपका लिंगानुपात, ये भी आपने पढ़ा होगा। जैसे हमारे देश में क्या है, 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं, तो ऐसे हम किसी समष्टि के लिंग के अनुपात को भी निकाल सकते हैं। जैसे एक जीव को नर या मादा के रूप में देखा जाता है, लेकिन समष्टि में लिंग अनुपात का गुण होता है। जैसे 60% समष्टि में मादा और 40% नर आदि। मानव समष्टि में 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के रूप में इसको अभिव्यक्त किया जाता है। जैसे हमारे देश में है कि क्या हो गया, 1000 पुरुषों पर 940 स्त्रियाँ, तो ये क्या हो गई हमारी लिंगानुपात। लिंगानुपात मतलब कि मेल और फीमेल का जो रेशियो होगा उसको हम क्या कहेंगे, लिंगानुपात कहेंगे। ठीक है। फिर आता है इसमें आपका आयु वितरण। ठीक है। आयु वितरण क्या हुआ कि किस किस जो हमारी पॉपुलेशन है, आप अपने घर में भी देखेंगे, आयु वितरण में क्या होता है, आपके घर में दादा दादी भी हो सकते हैं, दादा या दादी भी, एक दोनों में से एक भी हो सकते हैं, चाचा चाची भी हो सकते हैं, छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, एक न्यू बॉर्न बेबी 2 मंथ का है वो भी हो सकता है। तो आयु वितरण क्या है कि हमारी समष्टि में कुल कितने बुजुर्ग हैं, कितने बीच के एज के हैं, कितने टीनेजर हैं, कितने प्रौढ़ हैं और कितने छोटे बच्चे हैं। ठीक है। छोटे बच्चों में भी कितने अभी न्यू बॉर्न बेबी हैं। तो ये सब क्या है, आयु वितरण है। ठीक है। तो किसी भी नियत समय पर समष्टि में भिन्न भिन्न आयु के जीव से मिलकर बनती है। किसी समष्टि में विभिन्न आयु वर्ग के जीवों की अपेक्षिक बहुलता होती है, उस समष्टि में आयु वितरण कहलाती है। किसी भी समष्टि में प्रायः 3 आयु वर्गों को चिन्हित किया है। पहला पूर्व प्रजननी, यानी कि जो प्रजनन नहीं कर सकता है, जननक्षम, यानी कि जो जनन कर सकता है, पश्च प्रजननी, यानी कि पोस्ट, जिनकी आयु थोड़ा सा ज़्यादा हो गई है।
ठीक है। आयु वितरण जन्म दर व मृत्यु दर पर निर्भर करती है। ठीक है, आयु वितरण किस पर निर्भर कर रहा है? जन्म दर और मृत्यु दर पर निर्भर करता है तथा समष्टि वृद्धि को निर्धारित करता है। ठीक है, अगर इनमें क्या होगा, वेरिएशन होगा तो क्या हो जाएगी, जो हमारी समष्टियाँ हैं वो घट या बढ़ सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या होना चाहिए, उसमें पूर्व प्रजननी भी होनी चाहिए, जनन क्षमता की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, पश्चात जनन संख्याओं की संख्या भी ठीक ठाक होनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी समष्टि के लिए आयु वितरण को आलेखित किया जाता है तो बनने वाले आरेख आयु पिरामिड कहलाते हैं। मानव जनसंख्या के लिए बनाए गए आदि पिरामिड में पुरुष व स्त्री आयु समूहों को संयुक्त रूप से दर्शाया जाता है। जैसे जनन समय पुरुष व स्त्री एक आयु समूह बनाते हैं, जनन पूर्व अवस्था वाले एक अलग आयु बनाते हैं तथा बच्चे व बच्चों का एक अलग समूह होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, आयु वितरण का भी ग्रुप होता है। इस आधार पर हमने क्या किया है, 3 प्रकार की समष्टियों का निर्माण होता है। पहला, ठीक है, इसमें 3 हिस्से दिखाए गए हैं, जन्मोत्तर, जनन समय और जनन पूर्व। ठीक है, इसके आधार पर 3 पिरामिड यहाँ पर बने हैं। पहला है तेजी से बढ़ती हुई समष्टि, यानी कि ये जो पहला वाला है इसमें क्या हो रहा है कि इसका जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, इस प्रकार की समष्टि में पूर्व प्रजननीय जीवों की संख्या सर्वाधिक होती है। ठीक है, सबसे अधिक व पश्च प्रजननों की संख्या सबसे कम होती है। फलस्वरूप इसमें जनन दर मृत्यु दर से क्या होती है, अधिक होती है। अगर क्या होगा, उसमें युवा पीढ़ी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, जनन दर बढ़ेगी, और जो पश्च वाले हैं उनकी संख्या कम है तो क्या होगा, जनन दर घटेगी। यानी कि ज़्यादा संख्या में क्या होने चाहिए, जनन समय लोग होने चाहिए। तो कह रहा है 2015 में भारत की जो जनसंख्या थी वो इसी प्रकार से थी। जो पहला वाला है 2015 की बात करें भारत की जनसंख्या की, तो वो इसी तरीके से जन्मोत्तर पूर्व, जनन समय और जनन पूर्व, यानी कि जो पहले थे वो उन्होंने क्या किया है, बहुत ज़्यादा उनमें प्रजनन क्षमता रही होगी। उसके बाद जो उनके पास जो युवा पीढ़ी है और ये क्या करते हैं, जन्मोत्तर, यानी कि ये बच्चे जो अभी पैदा हो रहे हैं। ठीक है, तो 3 वर्गों में इनको हमने बांटा है। देखिए क्या क्या था वो, पूर्व प्रजननी प्री रिप्रोडक्टिव आयु समूह, रिप्रोडक्टिव आयु समूह और पोस्ट। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 2015 में भारत की जो जनसंख्या थी वो पहला वाला जो बढ़ता हुआ ग्राफ है, पिरामिड है, इस तरीके से शो होता है। दूसरा है स्थिर। ठीक है, स्थिर या स्टेबल। इस प्रकार की समष्टि में पूर्व प्रजनन, ठीक है, पूर्व प्रजननी और प्रजननीय आयु के लगभग समान आकार के होते हैं। फलस्वरूप समष्टि का आकार लगभग स्थिर रहता है। यह शून्य समष्टि वृद्धि की अवस्था है। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जो पहले वाले ग्राफ था, जैसे आपने देखा भारत में क्या था, पहले बहुत ज़्यादा भाई बहन होते थे ना, एक ही परिवार में 8-10 भाई बहन, 15-16 भाई बहन होते थे। तो इतने सारे जब होंगे तो वो क्या होंगे, युवा होंगे, उसके बाद प्रजनन करेंगे तो ग्राफ क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, देखिए कि पहले जो कॉन्सेप्ट आया कि हमने पॉपुलेशन को क्या करना है, स्थिर करना है, तो हम किसी के एक बार क्या हो गए, बच्चे 2 हो गए, किसी का 1 हो गया, तो इस तरीके से क्या हो रही है, ये जनसंख्या इस एक तरीके से क्या हो रही है, स्थिर बनी रह रही है। ठीक है, तो अगर स्थिर बनना है तो क्या करना पड़ेगा कि जनसंख्या को हमको कंट्रोल में करना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या होगा, यह शून्य समष्टि वृद्धि अवस्था है सेकेंड वाली। फिर है आपकी घटती समष्टि। ठीक है, घटती हुई जनसंख्या क्या हुई, घटती समष्टि। इस प्रकार की समष्टि में पूर्व प्रजननीय आयु वर्ग से छोटा होता है। इसमें मृत्यु दर अधिक व जन्म दर क्या होती है, कम होती है, जिसके वजह से जो समष्टि का आकार है वो क्या हो रहा है, तेज़ी से घट रहा है। देखिए बीच में क्या है, पहले ज़्यादा था, ठीक है, और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ये सिमट गया। पहले फिर से देख लेते हैं, पहले क्या है, देखिए बीच में तो ठीक ठाक था, उसके बाद क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटता चले जा रहा है, और यहाँ पर भी ये घट रहा है। ठीक है, पहले वाले में आपने क्या देखा था, उत्तरोत्तर ऐसी वृद्धि हो रही है, इसमें क्या हो रही है, इस तरीके की वृद्धि नहीं दिखाई दे रही है। तो ये क्या हो गया, पहला वाला जो ग्राफ है उसमें जनसंख्या क्या हो रही है, या किसी भी समष्टि की जनसंख्या क्या है, बढ़ रही है। पहले वाले ग्राफ में क्या है, बढ़ रही है, दूसरे वाले में क्या है, स्थिर है, और तीसरे वाले में क्या है, घट रही है। तो इस तरीका का जो वो है वो किस में देखा जा रहा है, भारत में पारसी समुदाय की जनसंख्या क्या है, तेज़ी से घट रही है।
तो ये सब क्या डिपेंड करता है कि इसमें जनन समय कितने हैं, पूर्व प्रजननी आयु समूह कितना है, जनन समय कितने हैं और पश्च प्रजननी कितने हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका आयु वितरण के आधार पर हमने क्या देखे, पिरामिड देखे। तो पिरामिड कितने हैं, 3 प्रकार के हैं, बढ़ता हुआ, स्थिर और घटता हुआ। ठीक है, तो इस तरीके के पिरामिड आपके क्या आते हैं, बनाने को भी आते हैं। ठीक है, तो इसको आप कॉपी में कर लेना। फिर हम इसके घनत्व के बारे में, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।